हेलो साथियों, मैं मंजित भास्कर एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शिखर एकेडमी में। तो कल हमने गुलाम वंश में इल्तुतमिश तक समाप्त कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे रजिया सुल्तान और बलबन के बारे में। तो कल की सीरीज आपने अगर नहीं देखी तो पहले कल की सीरीज देख लीजिए और उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज। तो आज जो हम पढ़ेंगे रुकनुद्दीन फिरोज शाह के बारे में, क्योंकि इल्तुतमिश की मृत्यु हो चुकी थी 1236 में। उसके बाद इल्तुतमिश चाहता था कि आगे चल के मेरी बेटी राजगद्दी को संभाले, यानी कि जो रजिया सुल्तान है वो दिल्ली पर शासन करे। लेकिन हुआ क्या कि जो वहां के अमीर थे वो नहीं चाहते थे कि हम किसी लेडीज के अंडर में कार्य करें या कोई लेडीज की दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठे। तो इसलिए उन्होंने एक षड्यंत्र रचा और षड्यंत्र रचने के बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह को दिल्ली की गद्दी पर बैठा दिया। अब जब दिल्ली की गद्दी पर बैठा दिया, दिल्ली की गद्दी पर बैठा तो जरूर था रुकनुद्दीन फिरोज शाह, लेकिन जो वास्तविक सत्ता थी, यानी कि जो भी कार्यभार कर रहा था वो कौन था? उसकी माता थी, जो शाह तुर्कान था, जिसका नाम जो इल्तुतमिश की पत्नी थी। तो सारी की सारी सत्ता किसके हाथ में थी? शाह तुर्कान के हाथों में थी। तो यही लिखा हुआ है इसमें कि रुकनुद्दीन फिरोज शाह 1236 में आया। दुर्बल और असक्षम व्यक्ति था शाह तुर्कान, जो उसकी माता थी, और अमीरों ने ही उसे सुल्तान क्या कर दिया था? घोषित कर दिया था। लेकिन जो वास्तविक सत्ता थी मेरे भाई, वो किसके हाथों में थी? शाह तुर्कान के हाथों में थी। तो जैसे ही रुकनुद्दीन फिरोज शाह को गद्दी पे बैठाया, तो एक दिन हुआ क्या कि रुकनुद्दीन फिरोज शाह दिल्ली में था नहीं, यानी कि अपने दरबार में नहीं था। तो इस चीज का फायदा उठाकर रजिया सुल्तान लाल वस्त्र पहन के, अब लाल वस्त्र मैंने कल भी बताया था कि लाल वस्त्र होते क्या थे उस टाइम पे, जो भी लाल वस्त्र पहनता था वो क्या करता था कि वो अपने न्याय की गुहार लगा सकता था। तो रजिया सुल्तान लाल वस्त्र पहन के, और ऐसा मौका देखा किस टाइम, जब नमाज का टाइम था, नमाज के टाइम पे आई, और नमाज के टाइम पे आकर उसने क्या किया कि दिल्ली की जनता के सामने गुहार लगाई और एक बोलते हैं ना जैसे स्पीच दी कि मैं आपको इनके जुल्मों से और अत्याचारों से मुक्त कर दूंगी यदि आप मुझे सुल्तान बनाते हो। तो इस चीज से जो दिल्ली की जनता थी वो प्रभावित होगी। उन्होंने सोचा कि भाई ये लड़की सही बोल रही, तो क्यों ना इसे सुल्तान बनाया जाए। तो पहली बार दिल्ली के इतिहास में पहली बार एक ऐसा काम हुआ था क्या कि कोई लड़की महिला शासिका बनी थी। तो दिल्ली के इतिहास में यानी कि पहली बार एक ऐसा हुआ था कि दिल्ली की जो जनता थी उसने स्वयं निर्णय लिया था कि हम किसे सुल्तान चुनेंगे। तो इसी में यही लिखा हुआ है कि रजिया सुल्तान 1236 से 1239 तक रही थी। सुल्तान के अनुपस्थिति में लाल वस्त्र पहनकर नमाज के अवसर पर दिल्ली की जनता के सामने रजिया सुल्तान क्या हो गई? उपस्थित हो गई, और रुकनुद्दीन फिरोज शाह को जनता द्वारा पद से हटाया गया। अब सुनो, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पहली बार जनता ने किसके उत्तराधिकार के लिए, पहली बार जनता ने किसके उत्तराधिकार के लिए उत्तराधिकार का निर्णय स्वयं लिया था? तो किसके उत्तराधिकार का निर्णय स्वयं लिया था? रजिया सुल्तान के। मध्यकालीन भारत के क्वेश्चन तो बहुत बार, पता नहीं कितनी बार हर एग्जाम में रिपीट हो चुका अब तक कि मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका, इन सबको बताया कि मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? आपकी रजिया सुल्तान। अब एक लेखक हुए जिनका नाम था मिनहाजे सिराज। क्या नाम था उनका? मिनहाजे सिराज। उनकी एक पुस्तक थी, ये पुस्तक बहुत ज्यादा पूछी जाती है, बहुत एग्जाम में पूछी भी गई है। उस पुस्तक का क्या नाम था? तबकाते नासिरी पुस्तक थी। उन्होंने अपनी पुस्तक में क्या लिखा कि रजिया सुल्तान ने सिर्फ 3 साल 6 महीने और सिर्फ 6 दिन तक ही शासन किया। कितने? 3 साल 6 महीने और 6 दिन तक ही शासन किया। उसके बाद हुआ क्या कि रजिया सुल्तान ने अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा संघर्ष किया, क्योंकि जितने भी चहलगानी थे, जो चालीसा थे, वे क्या करते थे कि रजिया सुल्तान को पद से हटाने की कोशिश कर रहे थे। तो रजिया सुल्तान जो थी वो पर्दा प्रथा का त्याग कर दिया, उसने पर्दा प्रथा का त्याग कर दिया। तो पुरुषों की बात है, जैसे पुरुष आते थे ना उस टाइम पे, कुबा कुबा बोलते थे उस टाइम पे कोट को, और कुला और टोपी, यानी पुरुषों की भांति कोट और टोपी पहनकर आने लगी। यानी कि जब भी दिल्ली दरबार में बैठते थे तो कुबा और कुला दोनों चीज पहनकर बैठती थी। निजाम मुल्क जुनैदी को वजीर के पद से हटा दिया था। किसने? ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे एक बार यूपी पीसीएस में कि कौन सा ऐसा वजीर था जिसे रजिया सुल्तान ने अपने पद से हटा दिया था? तो कौन था? निजाम उल मुल्क जुनैदी को वजीर के पद से क्या कर दिया था? हटा दिया था। और एक उसका गुलाम था, जो कौन था? मलिक याकूत। क्या नाम था उसका? मलिक याकूत। उसे क्या दे दिया था? अमीर आखुर का पद दे दिया था। और अमीर आखुर का पद आपको पता होगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक को भी मोहम्मद गोरी ने अमीर आखुर का पद दिया था, जो क्या होता था? शाही घुड़साल का अधिकारी। रजिया के विरुद्ध क्या हुआ कि बठिंडा में विद्रोह छेड़ा गया। विद्रोह किसने किया?
अल्तुनिया ने, और अल्तुनिया ने उसे बंदी बना लिया। किसे? रजिया सुल्तान को। जब रजिया सुल्तान बंदी बना लिया तो रजिया सुल्तान ने अल्तुनिया को अपने फेवर में कर लिया और अल्तुनिया से के साथ क्या कर ली? शादी कर ली। लेकिन वो अपने, कहते हैं ना कि अपने राज्य को दोबारा से वापस हासिल करने के लिए बार बार बेचारी क्या करती रही? संघर्ष करती रही। और 13 अक्टूबर 1240 को वापस आते हुए, बठिंडा से वापस आते हुए कैथल में, कहाँ पे? कैथल हरियाणा में उसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। यानी कि इसे ऐसे बोल सकते हैं कि इस लेडीज ने अपनी लाइफ में 3 साल तक, मतलब कि 3 साल तक इसने क्या किया? अपना राज किया। लेकिन उस 3 साल में भी इसने अपनी लाइफ में बहुत संघर्ष किया और बहुत से लोगों का क्या किया? सामना किया। अब जब मेरे भाई रजिया सुल्तान की मृत्यु होगी, उसके बाद मुइज्जुद्दीन बैराम शाह को सुल्तान बनाया गया, जो सिर्फ रहा 1240 से 1242 तक, यानी कि 2 साल रहा। ये सिर्फ एक नाम मात्र का सुल्तान था। यानी कि जो वास्तविक सत्ता थी, वो जो 40 गुलाम थे ना, यानी कि जो 40 दल बनाया हुआ था, उनके हाथों में वास्तविक सत्ता चली गई थी। शासक पर पकड़ बनाए रखने के लिए, यानी जो उस टाइम पे मुइज्जुद्दीन बैराम शाह था, उस पर पकड़ बनाए रखने के लिए एक पद स्थापित किया गया था, जिसका नाम था नायाबे मुमलकता। और इस पद का पे जो सबसे पहली बार बैठा था, उसका नाम था एतगिन। अब ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपसे एग्जाम में, ये बताओ कि सुल्तान पर पकड़ बनाए रखने के लिए किस पद को स्थापित किया गया था? तो सुल्तान पर पकड़ बनाए रखने के लिए नायाबे मुमलकता पद को स्थापित किया गया था। और ये पद, इस पद पर सबसे पहले कौन बैठा था? वो बैठा था एतगिन। अब 1241 में लाहौर में मंगोलों ने आक्रमण कर दिया, और जब 1241 में मंगोलों ने आक्रमण कर दिया, तो उसके बाद 1242 में किसे? मुइज्जुद्दीन बैराम शाह की क्या कर दी? हत्या कर दी। कि इन्होंने? मंगोलों ने। तो ये था सिर्फ मुइज्जुद्दीन बैराम शाह तक। अब उसके बाद चलते हैं हम आगे दूसरी साइड में। अब दूसरी साइड में अलाउद्दीन महमूद शाह भी बड़ा हो गया। या कौन था? रुकनुद्दीन फिरोज शाह का पुत्र था और इल्तुतमिश का पुत्र था, यानी कि पोता। ये भी एक नाम मात्र का शासक था। सही मायने में जो वास्तविक सत्ता थी वो किसके हाथों में थे? मुआजुद्दीन के हाथों में थी, जो कौन क्या था? एक वजीर था उस टाइम पे। अब हुआ क्या कि जो बलबन था, अब यहां से स्टार्ट होता है बलबन। बलबन ने क्या किया कि बलबन ने एक षड्यंत्र रचा, और षड्यंत्र रचने के बाद महमूद शाह को गद्दी से हटवा दिया। और महमूद शाह को जब गद्दी से हटवाया तो उसे क्या करवा दिया? कैद। और उसी कैद खाने में उसकी मृत्यु होगी। और महमूद शाह के बाद आता है नसरुद्दीन। अब मेरे भाई बलबन के षड्यंत्र से अलाउद्दीन महमूद शाह तो क्या हो गया था? कैद होकर मृत्यु हो गई थी। उसके बाद बलबन ने क्या किया कि नसरुद्दीन महमूद को क्या किया कि 1246 से 1265 तक रहा था, नसरुद्दीन महमूद को गद्दी पर बैठा दिया। अब इससे इतना लगाव क्यों था इसे? क्योंकि नसरुद्दीन महमूद था जो, ये बलबन का क्या था? दामाद। यानी कि बलबन ने अपनी लड़की की शादी इसके साथ कर रखी थी। 10 जून 1946 को सुल्तान के पद पर बैठा कौन? नसरुद्दीन महमूद। ये क्या आता है? ऐसा कहा जाता है कि ना बहुत सीधा साधा व्यक्ति था और टोपी सील के अपना जीवन व्यतीत करता था। ये लिख रखा है ना कि सीधा साधा व्यक्ति था और टोपी सील कर ही अपना जीवन निर्वाह करता था। जो सारी सुल्तान की शक्ति थी वो किसके हाथों में थी? बलबन के हाथों में थी। वही जो चाहता था वो करता था। मुसलमानों का एक अलग दल बनाया था इसने। नसरुद्दीन महमूद ने क्या किया था? मुसलमानों का एक दल। अब सुनो, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि नसरुद्दीन महमूद ने एक मुसलमानों का दल बनाया था, उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था इमादुद्दीन रिहान। क्या नाम था? इमादुद्दीन रिहान। मिनहाज सिराज पुस्तक आपको पता है किसने लिख रखी? मिनहाज सिराज है जो, उसने अपनी पुस्तक लिख रखी है कौन सी? तबकात ए नासिरी। तबकात ए नासिरी वो इसी के ऊपर लिख रखी है। किसके ऊपर? नसरुद्दीन महमूद के ऊपर ही। क्या नाम है पुस्तक का? तबकात ए नासिरी। किसे समर्पित है? नसरुद्दीन महमूद को। दिल्ली का आदम सुल्तान कहा हुआ है इस पुस्तक में। किस पुस्तक में? तबकात नासिरी में। किसने? मिनहाज सिराज ने दिल्ली का आदम सुल्तान कहा हुआ। किसे? नसरुद्दीन महमूद को। बलबन को उलुग खां की उपाधि दी थी नसरुद्दीन महमूद ने। किसने दी थी भाई? ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि बलबन को उलुग खां की उपाधि किसने दी थी? तो बलबन को उलुग खां की उपाधि किसने दी थी? नसरुद्दीन महमूद ने। और नसरुद्दीन महमूद ने ही नायाबे मामलिकात का पद दिया था, जो सेना पर पूर्ण नियंत्रण होता था। पहले क्या होता था कि एक होता है ना जैसे सेनापति, तो जिसका पूरा पूरा नियंत्रण सेना पर हो उसे कहा गया नायाबे ममलिकात। और ये पद किसने दिया था? नसरुद्दीन महमूद ने। किसे दिया था? बलबन को। अब उसके बाद भाई
इसकी मृत्यु हो गई थी 1266 ईस्वी में और ये शमसी वंश का अंतिम शासक था। अगर पूछा जाए कि शमसी वंश का प्रथम शासक कौन था, तो शमसी वंश का प्रथम शासक तो था इल्तुतमिश, क्योंकि उसने शमसी वंश की स्थापना की थी। कुतुबी वंश की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, शमसी वंश की स्थापना की थी इल्तुतमिश ने। और शमसी वंश का अंतिम शासक कौन था मेरे भाई? शमसी वंश का अंतिम शासक था नसरुद्दीन महमूद। अब यहाँ तक तो हो गया आपका नसरुद्दीन महमूद। अब उसके बाद जो चलता है आपका, उसके बाद आएगा आपका बलबन, जिसने स्थापना की थी बलबनी वंश की। उसके बाद भाई चलता है आपका बलबन। बलबन जो था वो 1266 से 1287 तक रहा। पूरा नाम था उसका गयासुद्दीन बलबन। अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि जो बलबन था वो किस नाम से दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा था, तो बैठा था गयासुद्दीन बलबन की। और अगर उसका वास्तविक नाम पूछ लिया जाए, ये पूछा हुआ है आपसे कि बलबन का वास्तविक नाम क्या था, तो बलबन का वास्तविक नाम था बहाउद्दीन। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन। बलबन था इल्तुतमिश का गुलाम भी था, और जो 40 सदस्य थे ना, जो 40 गुट बनाया हुआ था, 40, उसका एक सदस्य भी था और इसका गुलाम भी था इल्तुतमिश का। प्रथम सुल्तान था जिसने राजत्व का सिद्धांत प्रतिपादन किया। ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है आपसे कि ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसने राजत्व का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अब राजत्व क्या था? राजत्व था नियाबते खुदाई, यानी कि ईश्वर द्वारा प्रदत्त। इनका मानना था कि जो राज्य है ना वो ईश्वर ने दे रखा है, ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, और राजा को कहते हैं जिल्ले इलाही। इसका मानना था कि राजा है जो जिल्ले इलाही है, मतलब कि ईश्वर की छाया है। मगपान का निषेध कर दिया, यानी कि कोई भी इसके राज्य में दारू वगैरह नहीं पी सकता था। फारसी नववर्ष की शुरुआत की इसलिए से, जिसे बोलते हैं नौरोज। क्या बोलते हैं? नवरोज। तो फारसी नववर्ष की शुरुआत किसने की थी, पूछा भी जाता है। तो फारसी नववर्ष की शुरुआत की थी आपकी बलबन ने, जिसका नाम क्या था? नवरोज। इसने एक प्रथा चलाई जिसे बोलते थे सिजदा। सिजदा क्या होता था? घुटनों पर बैठकर सुल्तान के सामने सिर झुकाना पड़ता था। होता है ना कभी कभी कि घुटनों पर बैठ के सुल्तान के सामने सिर झुकाते हैं, तो उसे तो बोलते हैं सिजदा। एक होता है पोबोस, उसमें क्या करते हैं कि पेट के बल लेट के सुल्तान जो होता था उसके पैरों को चूमना पड़ता था। तो ये दोनों की दोनों प्रथाएं किसने चलाई? सिजदा और पोबोस, ये चलाई बलबन ने। सिजदा क्या था कि घुटनों के बल बैठकर सुल्तान के हाथ को चूमना, और पोबोस था पेट के बल लेटकर सुल्तान के पैरों को चूमना। ये दोनों की दोनों प्रथाएं किसने स्थापित की थी? स्थापित की थी बलबन ने। सार्वजनिक रूप से कोड़ों की सजा, पहले क्या हुआ कि सबसे पहले एक ऐसी सजा दी गई जो सार्वजनिक रूप से कोड़ों की सजा दी गई, यानी कोड़े मारते थे ना, तो सार्वजनिक रूप से कोड़ों की सजा पाने वाला अमीर मलिक बकबक था। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है आपसे कि सार्वजनिक रूप से कोड़ों की सजा सर्वप्रथम किसने पाई थी, तो वो पाई थी मलिक बकबक ने। आपने देखा होगा जैसे RRR मूवी में उसको भीम को मारते हैं ना वो, क्या सार्वजनिक तौर पर लोग देखते रहे और उसे कोड़े बरसाते रहे। तो ऐसे सार्वजनिक रूप से कोड़ों की सजा पाने वाला जो अमीर था वो कौन था? मलिक बकबक। इसके शासन काल में तुर्गिल खां का विद्रोह हुआ था। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है आपसे कि तुर्गिल खां का विद्रोह किसके शासन काल में हुआ, तो तुर्गिल खां का विद्रोह हुआ था किसके शासन काल में? बलबन के शासन काल में। इसे पता था कि अगर मैं ऐसे चलता रहा तो एक ना एक दिन ये 40 गुट उठागा और ये मुझे क्या कर देगा? समाप्त कर देगा। तो इसने क्या किया? दिमाग से काम लिया और 40 दल को ही समाप्त कर दिया कि चलो भाई 40 दल ही समाप्त कर दिया। अगर आपसे पूछा जाए कि 40 दल की स्थापना की थी किसने, तो 40 दल की स्थापना की थी इल्तुतमिश ने। अगर पूछा जाए 40 दल को समाप्त किसने किया था, तो 40 दल को समाप्त कर दिया था बलबन ने, क्योंकि इसे पता था कि अगर जैसे इन्होंने 40 दल ने पिछले सुल्तानों का हाल किया, ऐसा ही मेरा भी कर सके, इससे अच्छा इसे समाप्ति कर दिया जाए। गुप्तचर प्रणाली की शुरुआत की। गुप्तचर मतलब जैसे सीबीआई होती है, देख रेख करते थे कि हाँ भाई कौन सही कार्य कर रहा है, कौन गलत कार्य कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा। तो गुप्तचर प्रणाली प्रारंभ जो की थी वो किसने की थी? बलबन ने। और गुप्तचर जो होते थे उन्हें कहा जाता था बरीद। ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि सल्तनत काल में गुप्तचर को क्या कहा जाता था, तो सल्तनत काल में गुप्तचर को कहा जाता था बरीद। मंगोलों का सामना करने के लिए बलबन ने एक शक्तिशाली सेना का निर्माण किया। मंगोलों का सामना करने के लिए किसका निर्माण किया? एक शक्तिशाली सेना का। और उस सैन्य विभाग का नाम रखा है इसने दीवाने अर्ज। तो ये भी क्वेश्चन आपसे रिपीटेशन है, पूछा हुआ है कि जो दीवाने अर्ज है वो किसने बनाया था, तो दीवाने अर्ज बनाया था बलबन ने। या ऐसा पूछा जाता है कि बलबन ने एक सैन्य विभाग की स्थापना की थी, उसका नाम क्या था, तो बलबन ने जिस सैन्य विभाग की स्थापना की थी उसका नाम था दीवाने अर्ज। अब आपसे एक ऐसा पूछा जाता है कि लौह और रक्त नीति, लौह और रक्त नीति सबसे पहले किसने अपनाई थी, तो लौह और रक्त नीति भी बलबन ने अपनाई थी। अब लौह और रक्त नीति क्या होती थी? जो लुटेरे होते थे लूट का सामान लेकर भागते थे, तो उनका आखिरी तक पीछा किया जाता जब तक वे पकड़े नहीं जाते थे, और पकड़ कर क्या कर दिया जाता था? उन्हें मार दिया जाता था।
तो लो अरक नीति जो अपनाई थी वो किसने अपनाई थी? बलबन ने। इसके शासनकाल में दो प्रसिद्ध कवि हुए। किसके? बलबन के शासनकाल में दो प्रसिद्ध कवि हुए, जिनका नाम क्या था? एक का नाम तो था अमीर हसन और एक था जो आप जानते ही हो भारत का द्वितीय भी कहा जाता है जिन्हें, अमीर खुसरो। अब एक बात और, बर्नी ने क्या कहा था एक बार कि जो बलबन था वो क्या कहता था कि जब भी मैं किसी नीच कुल में व्यक्ति को, जब भी मैं किसी नीच कुल में किसी व्यक्ति को जन्म लेता देखता हूं तो मेरी आंखों से ना अंगारे फूटने लग जाते हैं। ये बात बोली थी बलबन ने। और ये बात किसने बताई? बर्नी ने। क्या बताया था कि जब भी मैं किसी नीच कुल में जन्म लेता हुआ देखता हूं ना किसी व्यक्ति को, तो मेरे ना आंखों से अंगारे फूटते हैं और मेरा हाथ ना अपने आप ही तलवार पर चला जाता है। अब गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर उत्कीर्ण शिलालेखों में इसने क्या किया? स्वयं को खलीफा का सहायक बताया था। किसने? बलबन ने। अभी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किस मस्जिद पर उत्कीर्ण दीवारों पर बलबन ने स्वयं को खलीफा का सहायक बताया है? तो किस पर बताया? गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद पर। इसकी मृत्यु हो गई थी 1287 में। ऐसा कहा जाता है कि जब 1287 में इसकी मृत्यु हुई थी तो जो वहां जो इसके साथ के थे 40 जो इसके साथ के थे व्यक्ति, उन्होंने क्या करा कि कम से कम 40 दिन तक लगातार रोए और ये इसे लेके जब गए थे उसमें क्या बोलते हैं कब्रिस्तान में लेके गए थे, तो नंगे पैरों लेके गए थे और 40 दिन तक रोए और 40 दिन तक ही में जमीन पर सोए थे। ये बात बोली थी बर्नी ने। अब बात करते हैं, इसके बाद आया केकुबाद। अब केकुबाद कौन था? केकुबाद था बलबन का पुत्र था। 1287 से 1290 तक ही रहा। सिर्फ इसके बारे में इतना कुछ खास जानकारी नहीं है। और केकुबाद के बाद सबसे आखिरी में जो था कौन था? क्यूमर्स। क्या नाम था इसका? क्यूमर्स। और क्यूमर्स कौन था? केकुबाद का पुत्र था। केकुबाद का पुत्र था। और जलालुद्दीन क्या बना इसका? क्यूमर्स का संरक्षक। संरक्षक का मतलब होता है जैसे एक बॉडीगार्ड होता है ना, इस तरह। और यहीं पे इस क्यूमर्स पे आकर ये इलबरी तुर्क शासन समाप्त हो जाता है, यानी कि गुलाम वंश समाप्त हो जाता है। तो ये था गुलाम वंश का पूरा इतिहास, जो मैंने आपको 2 पार्ट में पढ़ाया है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये 2 पार्ट अच्छे से समझ आ गए होंगे। और नहीं समझ आए तो आप कमेंट में लिख कर बता सकते हैं जो समझ नहीं आया। तो मेरे भाई, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए और ऐसी अच्छी वीडियो बनाते रहें और आपको सिखाते रहें। तो धन्यवाद।